बांझ, एक रुला देने वाली कहानी। मैं मंजरी 14 साल की थी मैं जब शादी करके इस हवेली में आई। बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटी थी। उस जमाने में लड़कियों का ब्याह 12-13 साल की उम्र में ही हो जाता था। शादी के बारे में तो कोई समझ ही नहीं होती थी। बस नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, मिठाइयाँ मिलेंगी, अच्छा खाना मिलेगा। बस यही सोचकर शादी का नाम सुनकर खुश हो गई थी मैं। माँ तो थी ही नहीं तो पिताजी ने जो थोड़ा बहुत घर का काम सिखाया था, बस वही आता था मुझे। शादी करके डोली में विदा होकर इस हवेली में आई थी मैं। इतनी बड़ी हवेली पहले कभी नहीं देखी थी मैंने। हवेली को देखकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि तभी मेरी सासू जी की आवाज आई, अरे कोई आरती की थाली और कलश लाओ, बहू आ गई हैं। तब मैंने पहली बार अपनी सास को देखा। उन्हें देखकर मैं डर गई थी। रस्म पूरी करते करते रात हो चुकी थी, तो मैं पढ़ते ही सो गई। सुबह में कामवाली ने आकर जगाया मुझे और कहा, आज आपकी पहली रसोई है। पहली रसोई में मैंने खीर बनाई थी। सबने बहुत तारीफ की थी खीर की, पर सासू जी ने कमी निकाली और बचपन छोड़कर काम सीखने की चेतावनी दी। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था। वो बीए कर रहे थे और सूरज हॉस्टल चले गए और मैं अपने सास ससुर के साथ अकेली रह गई। सूरज मुझे खत लिखते, पर पहले सासू जी पढ़ती फिर बाद में मुझे देती। तब छोटे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हवेली के पीछे एक आम का पेड़ था जहाँ मैं बैठी रहती और घंटों उस पेड़ से बातें करती, जैसे वो मेरा सखा हो। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी रूम बनी हुई थी। वो पेड़ फल नहीं दे रहा था तो सब उसे बांझ कहते थे, पर पता नहीं क्यों मुझे वो पेड़ बहुत पसंद था। जैसे ही काम से फुर्सत मिलती मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। उसे देखकर मैं अपनी थकान भूल जाती। ऐसे ही 2 साल बीत गए। सूरज की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब मैं 16 की हो गई थी। आज सूरज घर आने वाले थे। सासू जी सुबह से रसोई में खुद खड़े होकर सब सूरज की पसंद का खाना बनवा रही थी। मैं भी बहुत खुश थी, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। सासू जी ने कहा, आज 16 श्रृंगार करके तैयार होना। मैं आज तैयार होकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी हवेली की हलचल से पता चला सूरज आ गए हैं। सूरज मेरे लिए लाल साड़ी लाए थे, पर मेरे लिए तो उनका आना ही काफी था। अब हम साथ रहते थे, हंसते खेलते सूरज के साथ 2 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक फोन आया कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। सूरज मुझे मेरे पिताजी के पास ले गए। पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मेरे जाते ही पिताजी ने मुझे सूरज को सौंप दिया और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब से इस दुनिया में सूरज और उनके परिवार के सिवा कोई नहीं था मेरा इस दुनिया में। समय के साथ अब सूरज एक सरकारी वकील बन चुके हैं, पर अब तक मेरी कोख सुनी थी। अब तक सासू जी दबी आवाज में बोलते थे, पर अब वो मुझे सुनाती थी कि अगर तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। मैं बहुत ही पतली और कुपोषित थी, तो मैं ज्यादा टाइम बीमार रहती थी। इसी बात का फायदा उठाकर सासू जी अब सूरज को दूसरी शादी करने के लिए अलग अलग तरीके से मनाती थी। मुझे लगता था कि सूरज कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैंने सूरज से पूछा, क्या आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी करेंगे? सूरज ने जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही। अब तो गांव के लोग भी बातें कर रहे थे, हवेली की बहू बांझ हैं। सबके ताने सुनकर अंदर ही अंदर मर रही थी मैं। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। सूरज अब उदास रहने लगे थे। मैं कुछ पूछती तो बात भी नहीं करते और कहते, एक तरफ माँ है, एक तरफ तुम। मुझे लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने सूरज से कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माँ ठीक कह रही हैं। कहकर मैंने अपना दुख अपने अंदर ही छुपा लिया। कहा, आप माँ के सुने मेरी चिंता ना करे, मैं तो यही हूँ। आपकी दूसरी शादी करने से आपका मेरे लिए प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कहकर किसी तरह मैंने सूरज को दुविधा मुक्त किया और शादी करने के लिए मनाया। उस रात में पूरी रात रोती रही और 1 महीने में सूरज की दूसरी शादी गंगा से कर दी गई। गंगा सूरज की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी।
गंगा के आते ही सासूजी ने मुझे कहा, तुम ये कमरा खाली कर दो और अपना सामान पीछे वाली रूम में रख दो, अब तुम वहीं रहोगी। और मैं वही आम के पेड़ के नीचे छोटी सी अपनी दुनिया बसाकर रहने लगी। अब मैंने अपने कमरे के आसपास बहुत सारे पौधे लगाए हैं, उन्हीं की देखभाल में मेरा समय कटने लगा। गंगा बहुत भली और अच्छी लड़की थी, पर सासूजी मुझसे बात नहीं करने देते थे। सूरज मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, जैसे उन्हें मुझे छोड़ने का पछतावा हो। समय बीतता गया। 1 साल बाद गंगा गर्भवती हुई। हवेली में खुशियां का माहौल बना। मैं भी खुश थी, पर सासूजी मेरी परछाई भी गंगा पर नहीं पड़ने देती थी। गंगा 16 साल की पतली सी लड़की थी, वो बहुत कमजोर रहती थी। मैंने सूरज से कहा गंगा को शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, पर सासूजी नहीं मानी। कहा हम सब ने भी बच्चे पैदा किए हैं, और मुझे गंगा से दूर रहने को कहा कि बांझ का साया भी गंगा पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी सोचने लगी कि सच में मेरे कारण गंगा और उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो मैं भी गंगा से दूर ही रहने लगी। कुछ समय बाद गंगा ने बेटी को जन्म दिया, पर खून की कमी के कारण गंगा की मौत हो गई। पूरी हवेली में सिर्फ सासुमां का विलाप सुनाई दे रहा था। अब मेरे वंश का क्या होगा? उस बच्ची में मुझे मेरा अस्तित्व दिख रहा था। बिना माँ की कुपोषित बच्ची थी, पर सासूजी पर तो अभी पोते का भूत सवार था। वे बोली, अब मैं अपने पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? उन्हें गंगा के जाने का दुख नहीं था। अब गंगा की बेटी को मैं ही संभालती थी। बीन माँ की बेटी बड़ी सयानी थी, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। बेटी के साथ सूरज भी अब खुश रहने लगे थे। समय बीतता गया। अब गंगा को गए 1 साल बीत गया था। हमारी परी 1 साल की हो चुकी हैं। आज मैंने एक छोटी सी पूजा रखवाई थी। पंडित जी के आते ही सासुमां ने पूछा, क्या मैं अपने पोते का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी? पंडित जी पूरी हवेली देखते हुए पीछे आम के पेड़ के पास गए और कहा, इस पेड़ को अभी काट दो, इसी के कारण इस हवेली में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तुरंत काम वालों को बुलवा कर पेड़ काटने के लिए कहा गया। मैं उस पेड़ से लिपट गई और कहा, नहीं, ये नहीं काटने दूंगी। सासुमां ने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई और मेरे सिर पे चोट आई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरी पट्टी की और कहा, ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। सासुमां ने कहा, इस हालत में मतलब? डॉक्टर ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हुए मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अब सासुमां के आंखों में पछतावे के आंसू थे। पूरे 9 महीने मेरा पूरा ख्याल रखा। डिलीवरी के लिए मुझे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। सासुमां ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर नस को दी। वो बहुत खुश थी, इसलिए नहीं कि बेटा हुआ है, पर इसलिए कि मैं सही सलामत थी। अब हमारे घर में एक बेटी और एक बेटा था। हमारा परिवार संपूर्ण हुआ। सब बहुत खुश थे और उस आम के पेड़ पे भी अब आम आने लगे थे। कदाचित हमें फल चाहने की इच्छा इतनी जल्दी होती है, पर हर चीज का एक समय होता है। कुपोषित पेड़ हो या कुपोषित शरीर फल नहीं दे सकते। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।